में, जिस हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी संख्या, एक ऐसी बहुबल संख्या जो किसी भी देश के किसी राज्य में सबसे ज्यादा रहने वाला स्वर्ण समाज है, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए आज तक इन बेशरम नेताओं के द्वारा एक भी नीति, एक भी योजना नहीं बनाई गई, एक भी कानून नहीं बनाया गया। जब हम देखते हैं कि इस हिमाचल प्रदेश में जब सदन में बड़े बड़े मुद्दे उठते हैं, आरक्षण को 2018 में लागू किया जाता है, स्पेशल कैबिनेट बैठाई जाती है, हमारे जो वहां पर विधायक बैठे होते हैं, हमारे जो नेता बैठे होते हैं, वो डेस्क बजाते हैं, वहां पर बैठकर तालियां मारते हैं कि स्वर्ण समाज के गले में हम लोगों ने फंदा डाल दिया। हम लोग बेवकूफ रहे साथियों। आज तक हम लोगों ने वोट ऐसे नेताओं को दी और बिना मांगे दी। आप लोगों ने इस बात की तरफ कभी गौर किया कि हम लोग हैं कौन? हम लोग हैं कौन? इस हिमाचल प्रदेश में या इन नेताओं के लिए हम लोग हैं कौन? क्या हम लोग राजपूत हैं या ब्राह्मण हैं या स्वर्ण समाज है? वो है नहीं। हम लोग इन नेताओं के लिए, इन दलों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए हमें फोकट का माल, फ्री का माल कि आओ और लूट लो। हमारे ऊपर इनको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, 1% भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आज तक हमेशा से 70 साल 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन आज तक स्वर्ण समाज के ऊपर इन लोगों को 1% की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे युवा साथियों ने कभी नहीं पूछा, हमारे उन बुजुर्गों ने कभी नहीं पूछा, हमारी माताओं बहनों ने कभी नहीं पूछा कि भैया नेताजी आप हमारे क्षेत्र में आ तो रहे हो, सड़क की बात कर रहे हो, बिजली की बात कर रहे हो, पानी की बात कर रहे हो, आलू महंगे हो गए, प्याज महंगे हो गए, सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल गाड़ियां सड़क पे खड़ी हो गई, ये बातें तो आप करते हो, लेकिन हमारे लिए कभी कोई नीति, कभी योजना, कोई पॉलिसी, कोई कानून बनाने की बात भी आपके दिमाग में आई कि नहीं आई? कि इसी प्रकार से हमें हमेशा फोकट का माल समझकर आप हमारी वोटें लेते रहोगे? साथियों, आज तक हिमाचल प्रदेश में ये पहला अवसर ऐसा है, पहला अवसर, मेरे ख्याल पहली बार आया होगा, अगर आया होगा पहले तो कभी बहुत पहले आया होगा कि हमारे हिमाचल प्रदेश में रहने वाला जो स्वर्ण समाज है, उसके मन में एक नई क्रांति ने जन्म लिया। जहां पर आज तक हमारे लोग, जहां पर ये सोचते थे कि भाजपा की जय करूंगा, कांग्रेस की जय करूंगा, भाजपा के विधायक ने या कांग्रेस के विधायक ने कहा है ठाकुर साहब आ जाना जरा, नेताजी आ रहे हैं, स्वागत करना है, वहां पर जय जयकार के नारे लगाने हैं, वहां पर दरियां उठानी है, वहां पर टेंट लगाने हैं, वहां पर रैली में जाना है। हमारे लोगों ने कहा कि ठीक है जी नेताजी हम आ जाएंगे, लेकिन ये पहली मर्तबा ऐसा है कि जब आज इस हिमाचल प्रदेश में, इस लाना चेता में, इस जिला सिरमौर में जब कहा गया कि स्वर्ण समाज को संगठित करने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, आपको अपने काम छोड़कर आना पड़ेगा, समय निकाल कर आना पड़ेगा, घर वालों को बोल कर आना पड़ेगा। स्वर्ण समाज को संगठित करने का समय आ गया है, वो आवाज उठ चुकी है, वो क्रांति आ चुकी है कि हम लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा, उन नेताओं के कान खोलने पड़ेंगे, उन नेताओं की आंखें खोलनी पड़ेगी जिन नेताओं ने आज तक हम लोगों को अनदेखा किया, आज तक हमारी तरफ कभी मुड़ के नहीं देखा। 5 साल में आते वोट लेने, आते 5 साल में वोट लेने आते हैं, 5 साल में वोट लेने आते हैं, बड़े बड़े वायदे करके जाते हैं कि सड़कें बनाएंगे, आप लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त आपको हिमाचल देंगे, भारत देंगे, आपको सस्ता सिलेंडर देंगे, आपको सस्ता पेट्रोल देंगे। हमने कहा नेताजी बहुत हो गया, आलू प्याज टमाटर, बेरोजगारी, रोजगार, भ्रष्टाचार, पेट्रोल डीजल बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा, अब चलेगा स्वर्ण समाज का मुद्दा चलेगा। आज स्वर्ण समाज का कि जब इस हिमाचल प्रदेश में किसी भी स्तर का कोई बड़ा नेता होगा, वो जब जाएगा और सड़क बिजली पानी की बात करेगा, हमारे लोग खड़े होकर कहेंगे भैया सड़क बिजली पानी नहीं चाहिए, स्वर्ण समाज का मुद्दा चाहिए। आपकी दूरदर्शी सोच क्या बोलती है, आपका विजन क्या बोलता है? अगर नेता बनकर बैठे हो, क्या कभी ये जो स्वर्ण समाज का, ये जो 75% स्वर्ण समाज का जो बच्चा, जो कभी जब एडमिशन लेने के लिए जाता है, जब कभी भर्ती देने के लिए जाता है, जब कहीं
वसूल करते हो? कितना वसूल करते हो? कितना? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। 1000 रुपया वसूल करते हो। लेकिन आपने जिस देश के संविधान का आप 24 घंटे राग लापते रहते हो, उसमें आर्टिकल 16 में हम लोगों को समानता का अधिकार दिया, जहां पर हमारे किसान के बच्चों से आप 1000 रुपया लेते हो, वहीं पर दूसरी तरफ एक IAS के बेटे से 250 रुपया लेते हो। क्या ये हमारे साथ न्याय है क्या साथियों? है न्याय? हमारे साथ न्याय है क्या? वो जो देश का संविधान लिखा गया, जो इस देश में रहने वाले 135 करोड़ लोगों के लिए लिखा गया, जिसमें समानता का अधिकार 135 करोड़ लोगों को दिया गया, क्या आप लोगों को लगता है कि वो समानता का अधिकार हमारे लिए भी है? लगता है क्या? लगता? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। वो समानता का अधिकार हमारे लिए नहीं दिया गया। इस देश में जो भी नीति बनी, योजना बनी, पॉलिसी बनी, कानून बने, सब के सब जाति के आधार पर बनाए गए। इस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कृषि प्रधान देश कहा जाता था। लेकिन आज इस देश के नेताओं ने इस देश को जाति प्रधान देश बना दिया। क्या बना दिया? जोर से बोलो, अरे मुझे सुना नहीं, जोर से बोलो। जाति प्रधान देश बना दिया। आज जहां इस देश का युवा अपनी योग्यता के आधार पर अपने 10 कदम आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन इस देश में रहने वाले नेताओं ने, इस देश का नेतृत्व करने वाले नेताओं ने उनके पैरों में आरक्षण की बेड़ियां बांध दी, उनको पिछड़ा घोषित करने की होड़ लगा दी। जहां हमारा देश आगे बढ़ना चाहता है, जो कहता है कि देश दुनिया के अन्य देशों को हम लोग पीछे करेंगे, आज हमारे देश के नेताओं ने कहा भैया पीछे आके उनको पीछे नहीं करना, खुद पीछे हो जाओ, पिछड़े घोषित कर लो, पिछड़े कि हम पिछड़े हैं। आज जहाँ इस देश का युवा आगे बढ़ने की ओर है, हमारे देश के नेता हमारे उन जातियों को, हमारे उस स्वर्ण समाज को वोट बैंक के लिए कहते हैं कि हम तुम्हें OBC में डालेंगे, हम तुम्हें पिछड़ा घोषित करेंगे। इस देश में जो जाति के आधार पर नीतियां, योजनाएं बनाई गई, सुविधाएं दी गई, वही जाति के आधार पर तुम्हें भी देंगे। लेकिन कब देंगे? जब हम आपको पिछड़ा घोषित करेंगे। क्या घोषित करेंगे? पिछड़ा। क्या हम लोग पिछड़ा घोषित होना चाहते हैं? क्या हम लोग क्या उस लेवल पे आना चाहते हैं कि जिस समुदाय ने, जिस राजपूत क्षत्रिय समाज ने आज इस देश के लिए आज से कई सालों पहले बलिदान दिए। बलिदान क्या दिए? बलिदान। इस देश में रहने वाले नेताओं की अगर उनके ऊपर कहानियां लिखी जाती हैं, उनकी जीवनियां लिखी जाती हैं, उनके ऊपर कोई किताब लिखी जाती है, तो वो जातिगत आधार पे लिखी जाती है कि इन्होंने जाति के आधार पे कितनी योजनाएं बनाई। लेकिन इस देश में अगर राजपूतों का इतिहास लिखा गया, वो सर कटते थे, धड़ लड़ते थे, उसके दम पर लिखा गया। आज अगर इस देश में, अगर दुनिया राजपूतों का इतिहास मानती है, अगर इस देश में, इस दुनिया में अगर राजपूतों को एक वीर योद्धा का जो नाम दिया गया है, उसके पीछे बलिदान है हमारा। बलिदान, क्योंकि जब जब इस देश पे संकट आया, जब जब हिंदू धर्म के ऊपर संकट आया, हम लोगों ने ना गर्दन काटने में हमने कदम पीछे हटाए, ना गर्दने कटवाने में हमने अपने कदम पीछे हटाए। 10 कदम आगे बढ़कर, 10 कदम आगे बढ़कर पूरे के पूरे देश को, समाज को 10 कदम पीछे करके क्षत्रिय खड़ा है लड़ने के लिए। जब तक क्षत्रिय जीवित है, किसी भी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि इस देश में रहने वाले हिंदू समाज को या राजपूत समाज को खत्म करके बताएगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं। उस बलिदान के ऊपर आज हमारा इतिहास लिखा गया। मेरी माताएं, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी है साथियों। आज इस देश में अगर राजपूत समाज, अगर हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग अपने आप को कहते हैं कि मैं राजपूत हूँ, राजपूत क्या हूँ? जोर से बोलो, जोर से बोलो। आपको मैं एक चीज बता दूं, देखिए जब मैं आपसे पूछूंगा ना, तो आवाज मेरे कान से बाहर निकलनी चाहिए, इन पहाड़ों को चीरती हुई निकलनी चाहिए। इस हॉल में नहीं गुंजानी, उन नेताओं के कानों तक पहुंचानी है कि ये जो लोग लाना के तब इकट्ठे हुए, अपने सारे समाज को एकत्रित करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए।
हमारा राजपूत समाज रहता है, जो अपने आप को राजपूताना वॉरियर कहता है, अपने हमारे जो युवा साथी या हमारी बहनें जो राजपूताना एटीट्यूड लिखती है, जो अपने आप को फेसबुक पे अदर पे लिखते हैं राजपूताना वॉरियर, अगर हमारे लोग अपने आप को योद्धा कहते हैं कि हमने बलिदान दिया, हमने गर्दनें कटवाई, हमारा जो इतिहास है, हमारा इतिहास खून की नदियों के ऊपर लिखा गया। अगर वो साथियों इतिहास लिखा गया मेरे इन माताओं बहनों की बदौलत लिखा गया, क्योंकि अगर आज ये ना होती कोई राजपूत ना होता, अगर ये ना होती राजपूताना इतिहास ना होता, अगर ये ना होती राजपूताना योद्धा ना होते, ये ना होती तो राजपूताने का डंका पूरी दुनिया में नहीं बजता। और अगर ये ना होती जो आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर अपने आप को राजपूत कहते हैं, तो हम भी ना होते, क्योंकि अगर ये ना होती तो राजपूताना नहीं होता। हम कोटि कोटि नमन करते हैं इन माताओं बहनों को, इनकी कोख में उन वीर योद्धाओं ने जन्म लिया जिन्होंने हंसते हंसते इस देश के ऊपर कुर्बानी दी। इन माताओं बहनों ने उन वीर योद्धाओं को जन्म दिया कि जब वीर रणभूमि में लड़ाई लड़ने के लिए जाते थे, ये मेरी माताएं बहनें उनके माथे पे तिलक करती थी, उनके हाथ में तलवार देती थी और कहकर भेजती थी, सर काट कर आना, सर कटा कर आना, लेकिन पीठ दिखाकर मत आना, पीठ दिखाकर मत आना। इन राजपूतानियों ने वो बलिदान दिया। जिस माँ ने 9 महीने एक बच्चे को अपनी कोख में पाला, बड़े सपनों के साथ उसको बड़ा किया, बड़ी उम्मीदों के साथ उसको बड़ा किया, लेकिन जब बात अपने धर्म की आई, जब बात क्षत्रिय धर्म को निभाने की आई, इन्होंने हंसते हंसते अपने उस लाल को उस रणभूमि में बलिदान होने के लिए भेज दिया और कहकर भेजा कि सर काट कर आना, सर कटा कर आना, लेकिन पीठ दिखा कर मत आना। हम कोटि कोटि नमन करते हैं उन क्षत्राणियों को, उन माताओं को, हमारी वो बहनें जिन्होंने जिस कलाई पर वो राखी बांधती थी उन्होंने वो कलाई छोड़ दी, उन्होंने उस कलाई में जिसमें वो राखी बांधती थी उस कलाई में उन वीर योद्धाओं के हाथों में तलवारें सौंपी। इन्होंने क्या सौंपी? जोर से बोलो। तलवारें सौंपी, माथे पर तिलक लगाए, उनको रणभूमि में भेजा, अपना क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए भेजा। हमारी उन बहनों ने जिनकी मांग, जो अपनी मांग उस सिंदूर से जिसके नाम से वो बढ़ती थी, उन्होंने वो मांग मिटा दी, उन्होंने वो सिंदूर मिटा दिया कि मेरा योद्धा पति रणभूमि में लड़ने जा रहा है, अपना क्षत्रिय धर्म निभाने जा रहा है, क्या पता वापिस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर सर कटा कर आएगा मैं सबसे बड़ी वीरांगना होंगी। इन्होंने उस मांग की, उस सिंदूर की चिंता भी नहीं करी, हंसते हंसते बलिदान कर दिया, हंसते हंसते बलिदान कर दिया इस देश के ऊपर। लेकिन इतना बलिदान देने के लिए एक समय ऐसा था, 8-8 साल के बच्चे बचे थे हमारे राजपूत समाज में। अगर इस देश में कहा जाता है कि क्षत्रियों की संख्या कम हो गई, क्षत्रियों की संख्या कम हो गई, अगर हम 100 भी बचेंगे तो भी हम 10 लाख के बराबर हैं। अगर इस देश में राजपूत समाज की अगर जनसंख्या कम हुई, हमने सर कटाए हैं, सर हमने बलिदान दिया है इस देश के लिए, हमने बलिदान दिया इस धर्म की रक्षा के लिए। जिसमें हिम्मत होती वो आता, अपने 10 कदम आगे बढ़ाता और कहता कि मैं भी रणभूमि में जाऊंगा। लेकिन क्षत्रियों ने वो बलिदान दिए, वो क्षत्रियों ने अपना धर्म निभाया, क्षत्रियों ने इस समाज के लिए बिना कोई जाति देखे, बिना कोई धर्म देखे, सबको अपना मानकर, सबको संरक्षण देते हुए हंसते हंसते अपनी गर्दनें कटा डाली, बलिदान दे डाला। धन्य साथियों हम लोग बड़ा गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं कि उस समाज से हम लोग आते हैं जिस समाज की गौरव गाथा पूरी दुनिया गाती है। कौन गाती है? जोर से बोलो, देखो दुनिया। हम उस समाज से आते हैं साथियों। लेकिन हम जब सोचते हैं आज अपने समाज की परिस्थिति कि जिन क्षत्रियों ने अपना बलिदान दिया, अपना खून बहाया, अपनी आने वाली सारी पीढ़ियां बलिदान कर दी, इन नेताओं ने, इन राजनीतिक दलों ने आज हम लोगों को हमारे हाथ भी काट दिए, पांव भी काट दिए, मुंह जुबान भी काट दी। जुबान किस लिए काट दी? ताकि किसी पार्टी को गाली ना दे सके।
जुबान इसलिए काट दी कि हमेशा बीजेपी कांग्रेस की जय जयकार करते रहे, अपने समाज को अपना इतिहास याद करके कभी इकट्ठा ना कर पाए, कभी उन वीर योद्धाओं को, उन वीर सपूतों को, चाहे वो महाराणा प्रताप थे, चाहे वो राणा सांगा थे, चाहे वो शिवाजी महाराज थे, उन वीर योद्धाओं को याद ना कर सके। हमारी माताएं बहनें कभी महारानी पद्मिनी का जोहर ना याद कर सके, हमारी माताएं बहनें कभी झांसी की रानी का जोहर ना याद कर सके, जो उन्होंने इस दुनिया में करके दिखाया। इन नेताओं ने हमारी वो जुबान भी काट डाली, सिर्फ एक डुप्लीकेट जुबान दे दी, जय बीजेपी जय कांग्रेस। इसके अलावा अपने समाज की जय जयकार करने का अधिकार हमको छीन लिया, हम लोगों को आपस में बांट दिया, हम लोगों को आपस में बांट दिया कि आप बीजेपी के, आप कांग्रेस के। कभी कहीं हम लोग गुजरते तो लोग कहते हैं कि ये बीजेपी का गढ़ है, कोई कहते हैं राजपूतों का गांव है जी, लेकिन बीजेपी का गढ़ है। दूसरी तरफ जाते हो कहते हैं जी राजपूत रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, लेकिन है जी कांग्रेस का गढ़। अरे भैया, अगर इसी तरीके से गढ़ तो हमारे वीरों के होते थे, वीरों के गढ़, जिसमें दुश्मन की हिम्मत नहीं होती थी कि वो आंख उठाकर भी देख ले। आज हमने गढ़ बना लिए, हमने वो 545 रियासतें दान कर दी, हमने लाखों करोड़ों अरबों टन के हिसाब से इनको हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी दे दिए, लाखों करोड़ों बीघा के हिसाब से इनको जमीनें दे दी। हमारे वो गढ़ हुआ करते थे और आज गढ़ बन गए कि ये बीजेपी का गढ़, ये कांग्रेस का। क्या साथियों, इसलिए हमारे वीर सपूतों ने बलिदान दिया? क्या इसलिए हमारे वो उन वीर योद्धाओं ने बलिदान दिया कि जो अपने वीरता के गढ़ में रहा करते थे, आज भाजपा और कांग्रेस के गढ़ में रहेंगे? क्या इसलिए बलिदान दिया था? साथियों, आज जहां पर बात हम लोग हिमाचल प्रदेश की करते हैं, हिमाचल प्रदेश में जहां पर हमने अपने नेताओं के सामने, जहां पर हमने अपने नेताओं के सामने, जिनको हमने वोट दी, जिनको हमने अपना नेता चुना, जिनको हमने कहा कि आप जाओ सदन में, आप जाओ विधानसभा में, हमारे अधिकारों की बात करो, हमारे लिए भी कुछ सोचो। क्यों? क्योंकि इस देश में साथियों, जब एट्रोसिटी SC/ST एक्ट के ऊपर अध्यादेश लाया गया, हमारे गर्दन पे एक तलवार लटकाई गई, ये काला कानून हमारे खिलाफ पारित किया गया, ये नेता चुप बैठे रहे। जब हमारे बच्चों को फीस में असमानता दी गई, तब ये नेता चुप बैठे रहे। जब हमारे बच्चों के साथ, जब किसी भर्ती में जाते थे, हमारे बच्चों को 23 साल में बूढ़ा करके बाहर निकाल दिया जाता था, दूसरे वर्ग को 28 साल की उम्र तक उसको अंदर लिया जाता था, ये नेता तब भी चुप बैठे रहे। जब हमारे बच्चों की बारी आती थी, 20-20 घंटे पढ़ने के बाद, 20-20 घंटे की सिटिंग के बाद, जब वो बच्चा हमारे 90 नंबर लाता था, हमारे बच्चे को बाहर कर दिया जाता था, 45 नंबर वाले को अंदर किया जाता था। ये नेता तब भी चुप बैठे रहे। जब हमारे ऊपर एट्रोसिटी SC/ST एक्ट लागू किया गया, तब ये नेता चुप बैठे रहे। जब हमारे परिवारों की बिना पक्ष सुने, बिना बात सुने, उनको जेलों के अंदर एट्रोसिटी SC/ST एक्ट में डाला गया, तब ये नेता चुप बैठे रहे, अपने स्विच ऑफ बंद करके बैठे रहे, वहां पर डेस्क बजाते रहे। एक भी नेता ने आवाज नहीं उठाई कि हमारा भी स्वर्ण समाज है। मैं भी राजपूत समाज से आता हूं, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, मेरे समाज के भी कोई अधिकार है। अगर इस देश में 135 करोड़ लोगों को रहने का अधिकार है, अगर देश की सरकार 135 करोड़ लोगों के लिए है, अगर ये 68 विधायकों की विधानसभा अगर 80 लाख लोगों के लिए है, तो क्यों 20 से 25 लाख की संख्या में रहने वाले लोगों के लिए सारे के सारे अधिकार उनको दिए गए, सारी नीतियां उनके लिए बनाई गई, सारी योजनाएं उनके लिए बनाई गई, सारे कानून उनके लिए बनाए गए। और हम लोगों को क्या दिया? हम लोगों को क्या दिया साथियों? हम लोगों को दिया जय बीजेपी जय कांग्रेस, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हम लोगों को। हमारे बच्चों को, आज हमारे जो बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, चाहे वो शिक्षा में जाते हैं, चाहे वो नौकरी के लिए जाते हैं, चाहे वो भर्ती के लिए जाते हैं, हमारे बच्चों को सिर्फ दिया संघर्ष संघर्ष संघर्ष, मेहनत मेहनत और मेहनत। हमारे लोगों को ये मिला। हमारे सरकारी कर्मचारी, आप लोगों के घर परिवार वाले बहुत सारे लोग होंगे सरकारी नौकरी में, बहुत सारे लोग होंगे, यारी दोस्ती में होंगे। पूछना उन लोगों से कभी कि क्या पीड़ा सहन करते हो जब उनकी प्रमोशन की बारी आती है 10-15 साल की। वो जब हमारे स्वर्ण समाज का व्यक्ति जब 15 साल की नौकरी कर चुका होता है, तो जिसको अभी 3 साल नौकरी करते हुए जिसको आरक्षित वर्ग का लाभ दिया गया,
उस व्यक्ति को प्रमोशन देकर हमारे उस 15 साल से नौकरी कर रहे उस कर्मचारी के सिर पे बाबू बनाकर बैठा दिया जाता। क्या पीड़ा होती है हमारे उन लोगों के मन में। अभी एक ऊना से हमको फोन आया, एक उनका मैसेज आया कि मुख्य शिक्षक की अभी प्रमोशन होनी है, 15 पद हैं, जिन 15 पदों में अब स्वर्ण समाज के लोगों का नंबर आना है। 30 ऑलरेडी वहां पर जो प्रमोट है वो प्रमोट कर दिए गए, उन लोगों को प्रमोट कर दिया गया और किया जातिगत लोगों को। अब जो बोलते 15 लोगों की वहां पर प्रमोशन होनी है, वो 15 लोगों की प्रमोशन भी जाति के आधार पे की जा रही। स्वर्ण समाज के लोगों को फिर पीछे किया जा रहा। क्या पीड़ा उन लोगों के मन में होती होगी साथी। इस हिमाचल प्रदेश की सदन में जब ये जो 68 विधायक वहां पर बैठे हैं, हमारे नेता वहां पर बैठे हैं, तो शगुन योजना सुनी थी आप लोगों ने? सुनी थी। पता चला था शगुन योजना का, जब इस प्रदेश के सदन में हमारी बेटियों के लिए एक शगुन योजना 31,000 रुपए की राशि वाली, कि जब उनकी शादी होगी तो जो प्रदेश सरकार है वो 31,000 रुपए की धनराशि बेटियों की शादियों पर देगी। लेकिन इस प्रदेश के नेताओं ने क्या किया? इस प्रदेश के नेताओं ने वो जो शगुन योजना थी उसमें भी हमारी बेटियों को जाति के नाम पर बांट दिया। SC ST की बेटियों को 31,000 रुपए की राशि दी जाएगी और स्वर्ण समाज की बेटियों को कुछ नहीं दिया जाएगा। हमने इन नेताओं को कहा, ये जो सरकार बैठी है, विपक्ष वाले बैठे हैं, हमने इनको कहा कुछ तो शर्म करो। इतनी बेशर्मी भी क्या हो गई? ऐसे कौन से गरूर में आप अपनी राजनीति कर रहे हैं? हमारी बेटियों को जाति के नाम पर बांटोगे, उनके लिए कोई योजना बनेगी वो भी जाति के नाम पर बांटोगे। अब नहीं चलेगा। इस प्रदेश में रहने वाला जो स्वर्ण समाज है उसकी अनदेखी नहीं चलेगी। जहां पर बात हमारी बहन बेटियों की आती है, 2.5 लाख रुपए की अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि सरकारें आवंटित करती है। एट्रोसिटी SC ST एक्ट में 1 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक की राशि देते कि तुम जाओ राजपूतों के ब्राह्मणों के ऊपर एट्रोसिटी का मुकदमा लगाओ, हमारे पास आओ, हम तुमको 1 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक हम आपको धनराशि आवंटित करेंगे, हम आपको सरकारी वकील देंगे, हम आपको आने जाने का खर्चा देंगे, हम आपको खाने पीने का खर्चा देंगे, हम आपको हर सुविधा का लाभ देंगे। और स्वर्ण समाज को क्या देंगे? स्वर्ण समाज को देंगे सामाजिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना और कानूनी प्रताड़ना। आज हमारे ऐसे 19-20 साल के बच्चे हैं जिनके ऊपर इन लोगों ने एट्रोसिटीज लगाए। एट्रोसिटीज के नाम पर उन बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। और जिंदगियां बर्बाद कर दी, ये नेता क्या कहते हैं कि अगर आज स्वर्ण समाज अपने अधिकारों की बात करता है तो कहा जाता है कि ये ठेकेदार है, और अगर जहां स्वर्ण समाज अपने अधिकारों के लिए संगठित होने की बात करता है तो कहते हैं कि ये जातिवाद फैला रहे। हमने नेताओं से कहा कि जब आपने जातिगत आरक्षण लागू किया, आपने एट्रोसिटी लागू किया, अध्यादेश लाए, हमारे बच्चों के खिलाफ नीतियां योजनाएं बनाई, शिक्षा नीति में शुरू से लेके और आखिरी तक आपने जाति के आधार पर शिक्षा का आवंटन किया, क्या उससे जातिवाद नहीं फैला? अगर इस देश में रहने वाला, इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाला समाज है जो स्वर्ण समाज है, आज अपने अधिकारों के लिए बात करना चाहता है। साथियों, हमने प्रदेश की सरकार से कहा, हमने 11 जनवरी 2021 को हमने हिमाचल प्रदेश में प्रेस वार्ता करी शिमला में। हमने प्रदेश की सरकार को ये कहा कि 3 महीने एक टाइम बाउंड करते, एक टारगेट सेट करते कि 3 महीने के भीतर, 90 दिन के भीतर आप एक कमीशन की बात करें, आयोग की बात करें, जिसमें जिस प्रकार आप हिमाचल प्रदेश में आपने अन्य आयोग बनाए हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति आयोग है, चाहे वो अल्पसंख्यक आयोग है, चाहे वो पिछड़ा आयोग है, महिला आयोग है, कर्मचारी आयोग है, बहुत सारे इस तरीके के अनेकों आयोग जो इस हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं। और जो हिमाचल प्रदेश में रहने वाला स्वर्ण समाज है, उनके अधिकारों के लिए कुछ भी नहीं, ना हमारे लिए कोई मंत्रालय, ना हमारे लिए कोई आयोग, ना हमारे लिए कोई बोर्ड। इन्होंने 2 बोर्ड बनाए, लेकिन वो राजनीति की भेंट चढ़ गए। हमारे लिए हमारी बात करने वाला कौन है? हमारी बात कौन सुनेगा? राजनेता तो हम लोगों को वोट बैंक के नाम पर बांट रहे, ये राजनेता तो हम लोगों को बीजेपी कांग्रेस के नाम पर अलग अलग कर रहे हैं, एक दूसरे से दुश्मनियां करा रहे। हमारे लोगों की बात कौन सुनेगा? जब हमारा कोई छोटा भाई, कोई हमारी छोटी बहन, जब वो कोई शिक्षा लेने जाएगी, जब वो एडमिशन लेने जाएगी और जब वो देखेगी या वो हमारा भाई देखेगा कि मैं 1000 रुपया फीस दे रहा हूँ जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग,
नीचे आता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वो एससी जो देता है, एससी देता है 250 रुपये, फिर 300 350 रुपये। तो हमारे उस बच्चे के दिल पर हमारे उस बच्चे के दिल पर क्या गुजरेगी? क्या वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने क्या गुनाह किया कि इस हिमाचल इन सरकारों में हम लोगों को जो अधिकार मिलने चाहिए थे, उन अधिकार से वंचित हम लोगों को रखा गया। जहाँ पर उनके अधिकारों, जहाँ पर हमने प्रदेश की सरकार को कहा कि भैया आप जब आप समानता के अधिकार की बात करते हैं, आर्टिकल 16 की, हम नहीं बोल रहे आपको कुछ नहीं, हम बोल रहे कि आप समानता के अधिकार की बात करते हैं कि देश का संविधान 135 करोड़ लोगों के लिए जब बना, जब कहा जाता है, हमने विधानसभा का घेराव किया। साथियों, 11 जनवरी को जब हमने ये बात रखी, सरकार के सामने 90 दिन का समय दिया, सरकार की तरफ से कोई चर्चा, कोई मंथन नहीं किया गया। हम लोगों को एक उम्मीद थी कि 50 विधायक हमारे बैठे, 50 विधायक कम से कम उनमें से कोई हमारे लिए बात करेगा। किसी ना किसी विधायक को, नेता को ये बात लगेगी नहीं यार हमारे समाज की बात होनी चाहिए। लेकिन बेशर्मी और दुर्भाग्य इस बात का है साथियों कि हमारे नेताओं में से, चाहे वो विधायक है, कोई भी है, हमारे दूसरे विधायक भी जो रिजर्व कैटेगरी से, हम उनको भी वोट देते हैं, उनको भी जिताते, किसी भी नेता ने हमारे बारे में बात नहीं करी। 12 अप्रैल से हम लोगों ने भूख हड़ताल पर बैठने का डिसीजन लिया कि 12 अप्रैल से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हमने 4 दिन हम लोगों ने क्रमिक अनशन किया, मात्र पानी पीकर हम लोग रहेंगे। उसके बाद 15-16 तारीख से हम लोगों ने आमरण अनशन पर बैठने का निर्णय लिया कि कहीं तो इस प्रदेश की सरकार की आंख खुलेगी कि जिस समाज ने आज तक अपना बलिदान दिया है, जिस समाज ने आज तक अपना सब कुछ लौटा दिया इस राजतंत्र से लोकतंत्र बनने में, आज उस समाज के लोगों को अपने अधिकारों की बात करने के लिए आमरण अनशन पे बैठना पड़ रहा है, उनको भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। ये स्थिति साथियों हम लोगों की इन नेताओं ने आज कर दी है। तो जब वो